फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो, पहला जो एडिटोरियल है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेडलाइंस बटोरा है, दैट इज़ अरेस्ट ऑफ द टेलीग्राम फाउंडर। टेलीग्राम का जो फाउंडर हुआ उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब क्यों अरेस्ट किया गया, टेलीग्राम में ऐसा क्या फीचर्स है, क्या इस पर मुकदमा लगा है, वो सभी चीज़ हम लोग डिटेल्स में देखने जा रहे हैं इस एडिटोरियल में। सेकेंड, देखो बायोटेक्नोलॉजिक फ्रंट में भी भारत में अच्छा डेवलपमेंट हुआ, वहाँ उतना नहीं हुआ जितना आईटी सेक्टर में हुआ है। बताओ, आईटी सेक्टर का शुरुआत किए थे हम लोग कॉल सेंटर से, अभी देखो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है भारत में। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्यों नहीं कर पाए? बायोटेक्नोलॉजी में अभी भी भारत वही सीरम इंस्टीट्यूट केवल लार्ज मास प्रोडक्शन करता है। जहाँ तक सवाल है बेसिक रिसर्च का, जहाँ तक सवाल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसमें भी बहुत पीछे हम लोग। तो कैबिनेट ने बहुत सुंदर यहाँ से इसको बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लिया है, दैट इज़ योर बायो E3। तो बायो E3 क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रोग्रेस की है, वो सभी चीज़ हम लोग इस एडिटोरियल में समझने जा रहे हैं। एंड लास्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RBI। देखो, जैसे कि ये हम लोग अभी रिसेंट टाइम में बहुत बार पढ़े हैं। UPI जानते हो, ग्रेट सक्सेस। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ग्रेट सक्सेस, करेक्ट। तो उसी तरीके से यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, इसको भी उसी लेवल पे पहुंचाना है। और ये भी एक क्लासिकल एग्जांपल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ताकि MSME फार्मर्स जिसको बहुत जल्दी पैसा नहीं मिलता है, बैंक क्रेडिट नहीं मिलता है, उन लोगों को भी मिल सके। इसी के लिए ये जो इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। समझ गया ना? सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे, अरेस्ट ऑफ द टेलीग्राम फाउंडर, फ्री स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। GS पेपर 2, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे है क्या, इतना पैसा वाला आदमी है ना, इतना इन्फ्लुएंस, यहाँ तो गूगल का कोई मालिक हो, टेलीग्राम का मालिक हो, मेटा का कोई मालिक हो, तो उसका तो पावर अपने आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दे आर बिलियनियर। तो यहाँ देखो, टेलीग्राम के फाउंडर को अरेस्ट कर लिया गया। और कौन अरेस्ट किया है? इस फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट किया है इसको। हाँ, ये रसिया में जन्मा था ये, और ये बहुत फेमस हुआ है क्योंकि इससे पहले भी ये इस तरह का मैसेजिंग वाला प्लेटफॉर्म बनाया था, बट ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ बिकॉज ऑफ द टेलीग्राम। अभी देखो कितना बड़ा है विद्यार्थी लोग। हाँ, इसमें देख सकते हो तुम लोग कि इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस विथ 950 मिलियन एक्टिव यूजर्स, देख रहे हो ना, यानी कि ट्विटर से भी ज़्यादा बड़ा है ये। 950 मिलियन यानी 95 करोड़ इसके सब्सक्राइबर है, यूजर्स। इतना बड़ा है टेलीग्राम, समझ गए ना? हाँ, आखिर फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने इसको क्यों अरेस्ट किया है फ्रांस में? क्योंकि जब इसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो पता चला है स्टूडेंट की ये जो फाउंडर है या फिर ये जो टेलीग्राम है, ये कंटेंट्स को लेके बहुत ही मॉडरेट है। अब देखो, कंटेंट्स के लेके मॉडरेट हो गए तो प्रॉब्लम होगा। अब कंटेंट्स को लेके मॉडरेट होने का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल देखो, कोई भी न्यूज़ आप डाल दिए, अब जानते हो टेलीग्राम में तो कितना भी लेंथ का वीडियो डाल सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा का भी डाल सकते हो, और किसी तरह का भी डाल सकते हो। तो हो सकता है कि पोर्नोग्राफी हो सकता है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग का बात हो उसमें, हो सकता है कि इलीगल बात हो उसमें। तो इस चीज़ को लेके तो फाउंडर को तो मॉडरेट होना चाहिए, इस चीज़ को लेके फाउंडर को तो वो होना कड़क होना चाहिए था। अब फाउंडर बार बार बोल रहा है कि फ्री स्पीच है, फ्री स्पीच है, जो भेजना है, जो लिखना है लिखो, भेजो। तो ये तो नहीं होना चाहिए। किसी भी कंट्री में मान लो कि यदि टेलीग्राम एक्टिव है और वहाँ पे यदि जो इस तरह के जो बदमाश लोग सब है, क्रिमिनल लोग सब है, वो यूज़ करे इस प्लेटफॉर्म को और अपना मैसेज फैलाए, सरकार को पता चलेगा तो सरकार तो बोलेगी ही बोलेगी फाउंडर को, टेलीग्राम ऑफिशियल्स को, कि भाई तुम अपना कंटेंट्स को डिलीट करो या हमको रिपोर्ट दो। तो जब ये बोला जाता है तो ये रिपोर्ट ही नहीं देता है, ये बोलता है नहीं हम फ्री स्पीच का सपोर्टर है। तो खाक फ्री स्पीच का सपोर्टर पकड़ लिया गया इसको। तो अपने कंटेंट्स में मॉडरेट होने की वजह से इसको पकड़ा गया है। और वही तुम व्हाट्सअप देखो, व्हाट्सअप ऐसा नहीं है, तुम मेटा का फेसबुक देखो, वैसा नहीं है, कहीं पे भी उस तरह का बात होगा तुरंत वो करेगा। और दूसरी बात है कि देखो, फेसबुक का जो मैसेंजर है, फेसबुक का मैसेंजर जानते हो जहाँ मैसेज कर सकते हो, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यानी कि प्राइवेसी को बहुत अच्छा मेंटेन करता है। उसी तरह देखो व्हाट्सअप, देखो व्हाट्सअप भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला है ना, किसी थर्ड पार्टी को पता नहीं चलेगा कि क्या बात हो रहा था फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में। ये यहाँ पे उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, ये कभी भी हैक हो सकता है।
तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है टेलीग्राम में। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो देखो बिल्कुल इसको, इस पर क्या मुकदमा लगा है, बहुत सारे क्राइम्स को लेकर मुकदमा लगा है कि इसके प्लेटफॉर्म की वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, साइबर बुली हो रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स भेजा जा रहा है इसके प्लेटफॉर्म से, और लॉ इन्फोर्समेंट को कोऑपरेट भी नहीं कर रहा है। अरे भाई, जिस देश में आपका चल रहा है सोशल मीडिया, आपका टेलीग्राम, उस देश के लेके आपको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, वहाँ गवर्नमेंट को आप कोऑपरेट करना होगा। तो कोऑपरेट भी नहीं करता, बोलता है एब्सोल्यूट स्पीच होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट स्पीच का कब तक एब्सोल्यूट स्पीच? तो तुम यदि सरकार के अगेंस्ट खड़ा हो जाओगे, और अभी देखो रिसेंट टाइम में तुम लोग को ये भी बताया गया था कि सोशल मीडिया की वजह से सरकार को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को दिक्कत हो रहा है। वो दो धारी तलवार है सोशल मीडिया, उसे पॉजिटिव मैसेज भी जाता है और नेगेटिव मैसेज भी जाता है, उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो गया है। बात समझे ना? हाँ, तो टेलीग्राम ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि ओनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्यूज़ ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, यानी कि जो, समझे ना, ही सेड दैट इट इज़ अब्सर्ड टू क्लेम दैट ए प्लेटफॉर्म और इट्स ओनर आर रेस्पॉन्सिबल, यानी कि हमारा कोई गलती नहीं है और हम तो फ्री स्पीच को ही हम प्रमोट करेंगे। मतलब इस तरह का इसका जो एटीट्यूड है टेलीग्राम का, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इनफैक्ट टेलीग्राम बहुत सारे कंट्री में बैन कर दिया गया। अभी देखोगे, यहाँ पे देखो, थोड़ा डिटेल्स देख लो कैसे टेलीग्राम व्हाट्सएप से अलग है। ये भी जानते हो ऐप है, 1 to 1 कन्वर्सेशन कर सकते हो, ग्रुप चैट कर सकते हो और अपना चैनल बना के खोल सकते हो, जानते हो, है ना। और पीपल सब्सक्राइब करेंगे। अभी तो जानते हो व्हाट्सएप में भी ये चैनल आ गया है ना। और जबकि मेटा का व्हाट्सएप देखो, अब बताओ, मेटा का जो व्हाट्सएप है उसमें 1024 ही मैक्सिमम आदमी ग्रुप चैटिंग कर सकता है, मैक्सिमम, यानी कि जो ग्रुप चैटिंग होता है ना विद्यार्थी लोग, उसमें 1024 तक मैक्सिमम लिमिट है। बताओ, टेलीग्राम में बच्चे लोग 2 लाख तक का है। इसका मतलब क्या, कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी डिस इन्फॉर्मेशन हो, तेज़ी से फैल जाएगा ना। तो 2 लाख तक ग्रुप चैटिंग हो सकता है टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे। इसका मतलब क्या, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन कितना तेज़ी से फैलेगा यहाँ पे, बात समझे। दूसरी बात है कि टेलीग्राम देखो, इंक्रिप्शन जो देता है कम्युनिकेशन के लिए, वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा तुम्हारा व्हाट्सअप का है, जितना अच्छा तुम्हारा फेसबुक मैसेंजर का है। समझे, वही चीज़ लिखा गया है कि इस फीचर फॉर ग्रुप चैट कॉन्ट्रास्ट विद राइवल, यानी कि ग्रुप चैट्स के लिए भी जो होना चाहिए था, जिस लेवल पे सिक्योरिटी वाला जो होना चाहिए था, जो इनक्रिप्टेड वाला चीज़ होना चाहिए था, वो भी उतना बढ़िया नहीं है। यानी कि ग्रुप चैट तुम्हारा, बहुत सारे लोग के बीच में ग्रुप चैट है, वो लीक भी हो सकता है। तो खा के ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, खा के ये सही काम करेगा, ये तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर जो पता किया है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके, उसने पाया है कि कहीं ना कहीं ये ऐप ने ना इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट और ड्रग ट्रैफिकर्स को बढ़ाया है, उसके इन्फॉर्मेशन को फैलाने में बहुत हेल्प किया है टेलीग्राम से। और हम देखते हैं कि टेलीग्राम में कुछ भी आ जाता है वीडियो सब, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई उसका कंटेंट्स का फिल्ट्रेशन ही नहीं है, कुछ भी डाल दो उसमें। तो इट्स वेरी बैड ना, समाज पे इस पर क्या नेगेटिव असर पड़ेगा इस चीज़ पे। तो गलत चीज़ ना है, हाँ, वेरी बैड ना। देखो वही लिखा गया कि टेलीग्राम इज़ लेस सिक्योर एंड मोर लैक्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, यानी कि बहुत कम सिक्योर्ड है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का बात करोगे तो बहुत ज़्यादा ही फ्रीडम है उसमें। यही तो मेरा गर्व कर रहा है। देखो, एक्सपर्ट कहते हैं कि अदर जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से टेलीग्राम ज़्यादा कम सिक्योर है, समझे ना, ज़्यादा सिक्योर नहीं है ये। और जहाँ तक सवाल है लैक्स में, यानी बहुत ढीला है ये। एक तो कंटेंट्स को लेके बड़ा ही मॉडरेट है, कंटेंट्स को लेके बहुत ही वो होना चाहिए था, स्ट्रिक्ट होना चाहिए था, बहुत ही मॉडरेट है कंटेंट्स को लेके। और इलीगल कंटेंट को कोई ठीक से डिटेक्ट ही नहीं करता है, इसी की वजह से समाज में नेगेटिव मैसेज जा रहा है, इसी की वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, समझे ना, ये टेररिस्ट ग्रुप का कन्वर्सेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो विद्यार्थी लोग, तुम खुद देखो, यहाँ पे ये रिपोर्ट कहता है कि व्हाट्सएप ने अभी तक 1.3 मिलियन साइबर टिप लाइन रिपोर्ट सबमिट किया था, यानी कि कहाँ कहाँ साइबर क्राइम हुआ है ये वो, तो उससे संबंधित बताओ, इतना व्हाट्सएप ने सबमिट किया रिपोर्ट सब 2023 में। टेलीग्राम में एक भी नहीं किया। एक होता है ना कि 10 कर दिए, 20 कर दिए, एक भी नहीं किया। इसका मतलब 2023 में कितना गंदगी मचा होगा इस टेलीग्राम चैनल में। जब व्हाट्सएप पे धमकाया गया, व्हाट्सएप को बोला गया कि इतना इतना गड़बड़ी है, तो व्हाट्सएप ने देखो कितना ज़्यादा वो किया है, सबमिट किया कि जानते हो ना साइबर क्राइम होता है ये सब चीज़। तो 2022 में देखो, जर्मनी ने $5 मिलियन फाइन लगाया है
टेलीग्राम के ऊपर, बोला कि आपको जर्मन लॉ जो यहाँ का लॉ है, इस कंट्री का लॉ, उसको फॉलो करना है। जाहिर सी बात है, जिस कंट्री में तुम टेलीग्राम चल रहा है, जिस कंट्री में जो कोई भी सोशल मीडिया चल रहा है, तो वो कंट्री का लॉ फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लॉ से बड़े तो नहीं हो आप, किसी भी कंट्री का लॉ सबसे बड़ा होता है ना। तो बताओ, फॉलो नहीं करने की वजह से फाइन लग गया। देखो 2023 में ब्राज़ील ने देखो टेलीग्राम को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वहाँ पे आरोप था टेलीग्राम की वजह से ये नाजी एक्टिविटी सब बढ़ रहा है, उस तरह का इंसिडेंट हो रहा है। तो ये बताओ, ये कब सुधरेगा फाउंडर, इसके ऑफिशियल्स लोग। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? अब भले ही ये दुहाई दे बार बार कि फ्री स्पीच, भाई फ्री स्पीच का भी कुछ मीनिंग होता है ना। ऐसा क्या फ्री स्पीच जिसके वजह से हेट्रेड क्रिएट हो? ऐसा क्या फ्री स्पीच जिसके वजह से तुम्हारा सोशल ऑर्डर खराब हो, मॉरल्स खराब हो, पब्लिक हेल्थ खराब हो? इनफैक्ट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट चार्टर बनाना है जी, उसमें भी तो लिखा गया है कि एब्सोल्यूट स्पीच नहीं होता है। हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठा कर देख लो, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं? बताओ तो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है भारत में? तो उसी तरह तुम्हारा जो यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, उसमें भी तो ये सब्जेक्ट है, वो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि सोशल ऑर्डर, मोरल्स और पब्लिक हेल्थ को देखते हुए आपको कुछ बोलना है या करना है। समझ गए ना? तो यूनाइटेड नेशंस बार बार घेरता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इसका जो अप्रोच है, लेजेस फेयर अप्रोच, यानी कि फ्री वाला जो अप्रोच है, अरे भाई जिसको जो लिखना है लिखे, जिसको जो सुनना है सुने, ये अप्रोच की वजह से दिक्कत हो रहा है। इसी की वजह से एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, ड्रग डीलर्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बढ़ रहा है, ये ठीक नहीं है। समझे? तो फॉर टेलीग्राम टू रिमेन ए फ्री स्पीच advocate and platform, it must eschew absolutism and become more responsible in moderating the contents। यानी कि इसको ठीक करना चाहिए टेलीग्राम को। इस तरह का जो एटीट्यूड नहीं चलेगा कि कंटेंट के साथ जो आया उसको भेज दिए, इस तरह नहीं चलेगा, समझे ना। और जब फाउंडर को पकड़ा गया होगा तो सोचो इसका कितना असर पड़ा होगा टेलीग्राम चैनल पे, कितने लोग डिलीट कर दिए होंगे। जब लोगों को पता चला होगा कि उसका जो 1-to-1 कन्वर्सेशन है वो इनक्रिप्टेड नहीं है, तो कई लोग को पता नहीं है, कई लोग अपना कर रहा है, चला रहा है। कितने एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं बताओ तुम, है ना। व्हाट्सएप बीच में बंद हुआ था, इसलिए टेलीग्राम बहुत ज़्यादा ही, व्हाट्सएप बीच में बंद हो जाता था ना, याद है ना तुम लोग, 2-3 दिन पहले, इसलिए टेलीग्राम बहुत तेज़ी से बढ़ा, ग्रोथ किया। और टेलीग्राम में और ज़्यादा सुपेरियर फीचर्स सब है कि कुछ भी आप भेज सकते हो, और कुछ भी भेजने के चक्कर में ये सब चीज़ हो रहा है। बात समझे? चलो सेकंड देखते हैं। ऑन द बायोटेक्नोलॉजी फ्रंट, चेंज इन स्ट्रेटजी थ्रू बायो E3 GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मुद्दा क्या है समझो अच्छे से। देखो सही बात है, 1991 के बाद LPG आया भारत में, करेक्ट। इंडस्ट्री खोल दिए, मतलब पूरा मार्केट खोल दिए, IT सेक्टर शुरू हुआ। बताओ, आउटसोर्सिंग होता था वहाँ का, US का जो काम है यहाँ पे BPO सेंटर, कॉल सेंटर, यही ना काम होता था शुरुआत में। अभी देखो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत में ही प्रेजेंट है। तो IT में तो हमने झंडा गाड़ दिया। हाँ, IT में दुनिया ही देखता है भारत को अभी, तभी तो इतना बड़ा बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है। तो बायोटेक्नोलॉजी के फ्रंट में ये क्यों नहीं कर पाए हम लोग, जबकि 1984 में ही तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट बन गया था। और बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट जो बना, तो ऐसा नहीं कि उसने काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है, मगर जो और भी जो काम चाहिए था वो नहीं हो पाया। देखो ना, अभी कोई भी बहुत बड़ा कंपनी नहीं है इंडिया का ऐसा, मतलब जो रिसर्च करे, जो अपना दवाई को बेस्ट बताए। अभी भी बाहरी रिसर्च किया होता है दवाई के ऊपर, और वही चीज़ हम यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे मास प्रोडक्शन करते हैं वैक्सीन का। सीरम इंस्टीट्यूट जानते हो ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जो पुणे में है। तो हम तो केवल प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं जाने जाते हैं। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। देखो, तो यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है कि यस, बायोटेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है, हाँ, उसको तेज़ी से हमें आगे ले जाना है, जस्ट लाइक IT। यही होगा बायो E3। तो बायो E3 का मतलब वही है कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट, दैट इज बायो E3। बायो स्टैंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी और 3 जो E है यही है, समझ गए ना। हाँ, इसे क्या करना है, बेस्ट करना है। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको वो करेंगे, लीड करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि 1984 में बनाया गया, वो इसको लीड करेंगे। मेन एम क्या है? मेन एम वही है जिस तरह हमने IT सेक्टर में झंडा गाड़ा है, जो 90s में शुरू हुआ और अभी देखो कितना फल दे रहा है IT सेक्टर। अब तुम खुद देखो,
इंजीनियर लोग सब एम्प्लॉयड हो जाते हैं, मतलब आईटी वाले सब। तो जॉब तो क्रिएट होता है यदि आपके कंट्री में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हो, तो कहीं आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो यदि इसी तरह हम बायोटेक्नोलॉजी पे भी काम करते और बेटर तरीके से, या हम लोग करें, तो एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगा ही होगा। समझ पा रहे हो ना? तो हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेडिसिन टू मटेरियल्स। यानी कि बेस्ट कैसे बोलेंगे, बेस्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कैसे डेवलप्ड होगा? तब डेवलप्ड होगा जब हमारे कंट्री में मेडिसिन से लेके मटेरियल सभी चीज़ प्रोड्यूस हो सके। अभी भी देखो हम लोग बाहर से इंग्रेडिएंट्स मंगवाते हैं, एपीआई चाइना से मंगवाते हैं कि नहीं मंगवाते हैं? इंडिया में क्यों डेवलप नहीं हो सकता है? बाहर से मंगवाते हैं, असेंबल करते हैं, बोलते हैं कि बल्क ड्रग प्रोड्यूसर है भारत। एपीआई तो हम बाहर 55% हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट है। तब बायो मैन्युफैक्चरिंग का परफॉर्मेंस तब बढ़ेगा जब हम हर चीज़ प्रोड्यूस कर पाएंगे भारत में ही। समझे? फूड चैलेंजेस जो है अभी देखो, जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज है, ड्रॉट कंडीशन, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड, तो ऐसे परिस्थिति में बायोटेक्नोलॉजी ही आपको सोल्यूशन देने जा रहा है। समझ गए ना? हाँ, तो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना होगा ठीक से, और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ढेर सारा रिसर्च चाहिए, उसके लिए एडवांस लेवल पे आपका बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस चाहिए। वो बिना इकोसिस्टम बनाए हुए नहीं हो सकता। कितना दिन तक तुम दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहोगे? आगे देखो, तो ये 6 एरिया को सेलेक्ट किया गया कि 6 एरिया पे हमें काम करना होगा। नंबर 1 क्या है? बायो बेस्ड केमिकल और एंजाइम्स, इस तरह बनाना होगा हमें, इस पे वर्क करना होगा। स्मार्ट प्रोटीन बनाने होंगे। अच्छा, स्मार्ट प्रोटीन देखो, तुम लोग को याद होगा एबैसिन का जो प्रोटीन बना था फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, रिसेंट टाइम में बना था ना, एआई का यूज़ करके प्रोटीन का स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर बनाया गया था। अल्फा फोल्ड ने भी, वही गूगल का जो अल्फा फोल्ड वाला था, उसने भी कुछ किया था इस तरह। तो उस तरह व्यवस्था बनाना। प्रिसिशन बायोथेरेपेटिक्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन और फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस रिसर्च। यानी कि ये 6 एरिया है, ये 6 सेक्टर है जहाँ पे हम लोग फोकस करने जा रहे हैं आने वाले समय में। एंड दिस ऑल 6 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। इस पर ही बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। देखो क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? एग्रीकल्चर भी आपका क्या होना चाहिए? क्लाइमेट रेजिलिएंट होना चाहिए। समझ गए ना? तो हाँ, सब कुछ समझेंगे हम यहाँ पे। देखो तो कैबिनेट ने क्या किया कि ये जो पहले से जो साइंस मिनिस्ट्री के अंदर 3 जो स्कीम था, उस स्कीम को मर्ज कर दिया गया। और इसके साथ ही समझे, द कैबिनेट ऑल्सो मर्ज 3 स्कीम्स ऑफ साइंस मिनिस्ट्री, यानी कि 3 स्कीम और था, उसको भी मर्ज कर दिया गया। समझे, इसी स्कीम में। और इसी स्कीम को हम कहते हैं विज्ञान धारा। और इसके लिए देखो लगभग 10,500 कह सकते हो करोड़ रुपया देने का बात है 2015 और 2025 और 26 तक। समझ, ताकि इंस्टीट्यूशन बन सके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हब बन सके, कैपेसिटी बिल्डिंग हो। अब लोग ऐसे थोड़ी, अब लोग को तो पहले रिसर्च करवाना होगा, स्किल डेवलप करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन। ठीक है, तो ये सभी चीज़ के लिए भारत सरकार इतना पैसा खर्च करने जा रही है। इतना ही नहीं, विद्यार्थी लोग का ही सहारा होगा ये सब चीज़, है ना? स्टूडेंट को अर्ली टाइम में ही आपको नर्चर करना होगा, तो इंटर्नशिप भी देने का बात है। देखो 11th और 12th ग्रेड्स वाले बच्चे लोग को, है ना, फेलोशिप, स्कॉलरशिप दिया जाएगा। कोई बच्चा ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसको फेलोशिप दिया जाएगा। और हालांकि सरकार दे ही रहा था बहुत सारा चीज़ में, जानते हो। तो अब जहाँ तक सवाल है, देखो कब से शुरू किया? अच्छा, मैंने 1984 बोल दिया था, आई एम सॉरी, 1986 में। 1986 में हमारा बना डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। काम ठीक चला, वैक्सीन डेवलपमेंट हुआ भारत में, है ना, डायग्नोस्टिक्स का बना बहुत सारा यहाँ पे। और इससे कहीं ना कहीं भारत वैक्सीन फैक्ट्री तो बना। बस सबसे बड़ा बात है कि क्या वैक्सीन फैक्ट्री बनना उतना इम्पोर्टेंट है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम बनना जरूरी है? जाहिर सी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज देखो दिक्कत क्या है, देखो रिसेंट टाइम में तुम लोगों को पता चला कि यदि जर्मनी में, फ्रांस में कोई भी क्लिनिकल ट्रायल हो गया है तो इंडिया में आराम से उस दवाई खरीदा जा सकता है। इसका मतलब क्रेडिबिलिटी कितना हाई है उस कंट्री का। जबकि इंडिया में कोई भी सामान बना तो बाहर बैकलैश हो जाता है। इसका मतलब क्रेडिबिलिटी बहुत लो है भारत का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाहर हुआ है, इंडिया में बना तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर चेक होगा, बोलेगा चलो ठीक है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाहर हुआ है। मैं इंडिया में यदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बने तो कोई लेगा ही नहीं बाहर का, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बहुत लो है भारत का। ये सब चीज़ पे हमें ठीक काम करना होगा, समझे। तो यहाँ पे देखो स्टिल इंडिया, देखो ठीक है, अच्छी बात है कि आप वैक्सीन का
बल्क प्रोड्यूसर हो गए वर्ल्ड में, अच्छी बात है, आपने इसी बार कोविड-19 में ही झंडा गाड़ा था ये चीज़। मगर बहुत सारे जगह पे आप लैग कर रहे हो, जैसे बिग कॉन्ग्लोमरेट्स नहीं है, बड़ा बड़ा कंपनी नहीं है भारत में, हाँ बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल नहीं है जो कि ग्लोबल अक्लेम हो जिसका, तो प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे देखो पूरा दुनिया में देखो क्या है, देयर आर $1 बिलियन कॉन्ग्लोमरेट्स ग्लोबली जो कि हाई वैल्यू माइक्रोस पे बेस्ड है, जीन मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। बायोप्लास्टिक आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है बायोप्लास्टिक। अभी जो प्लास्टिक हम करते हैं तो वो सब फजल फ्यूल से रिलेटेड तुमको मिलेगा प्लास्टिक सब, वही जो फजल पेट्रोलियम से जो निकालते हैं हम लोग। बट हमें आने वाले समय में बायोप्लास्टिक चाहिए, तो पूरा दुनिया में तो बायोप्लास्टिक बनना शुरू हो गया। बायो मटेरियल्स, हाई प्रिसिशन मेडिकल डिवाइसेस सब, इंडिया में कमी है ये चीज़ भी। तो डिस्पाइट द नो हाउ और ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल हमारे पास है, मतलब नॉट बैड वाला, मतलब कुछ कुछ तो है, बढ़िया ही है, उसके बावजूद भी भारत वर्ल्ड में वो छाप नहीं छोड़ सका जो कि भारत छोड़ सकता था या क्या पोटेंशियल रखता है छोड़ने का। तो प्रॉब्लम तो है कंट्री में। देखो बहुत कम ही लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैन सप्लाई इंडियन लेबोरेटरीज और जो स्टार्टअप को दे सकता है अपना रॉ मटेरियल्स सब, समझे, डिवाइस दे सकता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। अधिकतर जो हमारे कंपनी में जो अधिकतर इंडिया में जो कंपनी सब है वो बाहर से ही सामान मंगवाता है एपीआई के रूप में, इंग्रेडिएंट्स के रूप में। तो ऐसे तो कभी भी कंट्री बहुत बड़ा हब बनने नहीं जा रहा है, इसलिए पहले ये ठीक करना होगा। इसलिए बोला कि बायो E3 जो है पॉलिसी, ये सभी चीज़ को ठीक करे। क्या चीज़ को ठीक करे कि बाहर से जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट हम हैं, बाहर जो इंग्रेडिएंट्स मंगवा रहे हैं वो भारत में ही बनाने की ज़रूरत है, और भारत बना सकता है। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना होगा ठीक से, स्टेट को भी ऑन बोर्ड लेना होगा, समझ गए ना। और इस तरह का जो फेलोशिप प्रोग्राम जो बात किए हैं, अर्ली एज से ही बच्चे लोग, खाली बच्चे लोगों को साइंस से रटवाया जा रहा है। बताओ, रिसर्च के नाम पे कुछ नहीं, लैब के नाम पे कुछ नहीं, कहाँ खा को वो बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज करना होगा। लास्ट 4 डिकेड्स में देखो इंडिया हैज़, ठीक है, इंडिया ने रिसर्च इंस्टीट्यूशन सब बनाया है, पर उसको आगे ले जाना होगा, समझे ना। उसको वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हमें काम करने होंगे, और ये जो 6 वर्टिकल्स, 6 जो एरिया है उसको बहुत अच्छे से वहाँ पे एड्रेस करना होगा। तो सोफिस्टिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी इज़ वन वे ऑफ गेटिंग इन्वायरमेंटली बीनिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड वो इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, जाहिर सी बात है। देखो बायो फाउंड्री बनाना, वही बायो लैबोरेटरी सब बनाना होगा। देखो जब एबासिन बना सकता है, अल्फा फोल्ड बना सकता है 3D प्रोटीन का, जानते हो प्रोटीन बहुत ही अमाइनो एसिड्स का जो बाइंडिंग है इतना ईजी नहीं है। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, जान रहे हो स्टूडेंट, पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके प्रोटीन का स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। तो इंडिया को भी करना चाहिए, बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब्स पे फोकस करना चाहिए, हमें सेट करना चाहिए, समझे। हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा। देखो अब इस पर पैसा खर्च करोगे तो ये 20 साल 30 साल बाद आपको रिजल्ट देगा, तो बेचैन नहीं होना चाहिए कि इतना पैसा दे रहे हैं क्यों नहीं रिजल्ट दे रहा है, टाइम लगेगा इकोसिस्टम बनने में, समझे। तो बाय E3 पॉलिसी में बिल्कुल स्टेट का भी उतना ही जिम्मेदारी होगा, स्टेट और सेंटर दोनों साथ में आना होगा, ठीक है। और क्विक रिटर्न्स नहीं चाहिए, क्विक रिटर्न्स मिलने वाला भी नहीं है आपको, ठीक है, बहुत समय लगेगा वो रिजल्ट देने में। तो उतना धैर्य रखना पड़ेगा सरकार को भी, लोगों को भी। वहाँ इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग इसमें पीछे रह जाएंगे। और भी देखो ना, अभी वर्ल्ड में लीड किया है बायोटेक्नोलॉजी ने, क्या कह रहे हैं, CRISPR-Cas9 mRNA फाइजर का, तो अभी आया ना सिकल सेल के लिए भी वो होगा, करेक्ट। वो CRISPR-Cas9 में भी एक और आया है, Cas9 वाला, है ना। तो बहुत कुछ हो रहा है, तो यदि हम वंचित रह जाएंगे तो फिर पीछे हो जाएंगे। ये सब चीज़ में यदि हम काम नहीं करेंगे बहुत पीछे चले जाएंगे हम लोग। चलो IT अच्छी बात है, देखो IT हमें याद दिलाएगा ना सब, बहुत सारा चीज़ सब, कि जब IT में हम इतना बेस्ट हो सकते हैं, अभी पूरा दुनिया का नज़र IT में भारत की तरफ है, तो बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। जबकि बायोटेक्नोलॉजी 1986 से ही हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं, जबकि IT में 90 से शुरू किए हम लोग डालना रियल सेंस में, तो वो उतना आगे निकल गया, इसमें पीछे रह गए। तो इसको भी करेक्ट करने की ज़रूरत है, और बायो E3 से हम लोग करेक्ट करेंगे। चलो लास्ट वन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस हैज़ द पोटेंशियल टू अल्टर द क्रेडिट लैंडस्केप इन इंडिया, यानी कि ये जो व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चेंज कर सकता है भारत का जो फेस है, भारत का जो तरीका है, बैंक का जो क्रेडिट देने का तरीका है, क्रेडिट देने का जो इकोसिस्टम को पूरा चेंज कर सकता है। जैसे UPI ने पूरा चेंज कर दिया ना, UPI ने तरीका ही चेंज कर दिया भारत में। कोई भी आदमी मुँह उठा के सब्जी भी देना है, गाजर का भी दाम देना है, तो UPI करके चल दिया अपना। जो बाहर से लोग आए थे, तुम लोग जान ही रहे हो,
G20 का जब सम्मेलन हुआ था तो फ्रांस के लोग सब भी ऐसे UPI से पेमेंट दे रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे कि कैसे हो गया। इसका मतलब हमने तो UPI में झंडा गाड़ा है। यस, तो इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, तो एक सम्मेलन हो रहा था, इसका 90 साल हुआ है, जानते हो, RBI का बना हुआ। तो उसी बैठक में RBI गवर्नर सब बोल रहे थे कि यस, कि बहुत अच्छा रहा अभी तक का सफ़र, स्पेशली कुछ ईयर में UPI पे इतना काम हुआ है, अब हम लोग ULI पे काम करेंगे। देखो, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना अभी तक 53 करोड़ अकाउंट्स खुल चुके हैं अभी तक, जिसमें 55% जो अकाउंट है वो महिलाओं का है। तो इससे तो वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो बैंक अकाउंट ओपन करना ही आता है, पहला अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर अब और भी बहुत सारा होगा। इसके अंदर फिर पेंशन प्रोडक्ट होगा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगा, क्रेडिट सिस्टम होगा, बहुत सारा चीज़ इसके अंदर आएगा। मगर जो पहला जो तरीका है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वो क्या है? तुम्हारा बैंक अकाउंट खोलना। अब देखो, याद करो अगस्त 2015 प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कितना बड़ा डिसीजन लिया था कि जीरो अकाउंट वाला, जीरो, हाँ, यानी 1 रुपया भी नहीं देना है आपको, हाँ, खुलवा दो। अब किस मैसिव लेवल पे खुला है वो एक तरह से रेगुलेशन है भारत के लिए। देखो, वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। अभी तक देखो, जब से वही अगस्त 2015 से लेकर अभी देखो बहुत सारा अकाउंट खुला है, वो भी नो फ्रिल अकाउंट विद जीरो अकाउंट, यानी पैसा देने की, मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है आपको, जीरो अकाउंट है ये। इसका डेटा देखो, टोटल डिपॉजिट बैलेंस देखोगे तो 15 टाइम्स बढ़ा है। जब ये खुला था 2015 में और अभी कंपेयर करोगे तो 15 टाइम्स बढ़ा है। एग्जांपल देखो, रिसेंट टाइम में 2024 में एक एवरेज अकाउंट में कितना पैसा हुआ करता था। देखो, 2015 में 1000 हुआ करता था एवरेज अकाउंट, समझे ना? एक अकाउंट में बता रहा हूँ मैं, एवरेज डिपॉजिट, वो बढ़ के 2024 में कितना हो गया? 4500 हो गया। समझ पा रहे हो ना? तो इतना ज़्यादा कह सकते हो कि यानी कि लोग के पास सेविंग है। और दूसरी बात है कि DBD, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो डायरेक्ट लोग पहुंच रहा है पैसा, तो सरकार को क्रेडिट जाना चाहिए। और बीच में जो बिचौलिया जो पहले पैसा खा जाते थे, तो अब तो डायरेक्ट मिल रहा है बेनिफिशरी को, उसका एक अलग एडवांटेज। अब देखो, जानते हो कि हमने मास्टर वीज़ा कार्ड को भी रिप्लेस कर दिया रुपे कार्ड से, और रुपे कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो भारत में ही रहेगा, RBI कंट्रोल करेगा। तो इसका बेनिफिट कितना हुआ? देखो, 36 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड भी इशू किया गया। अब उसके वजह से लगभग कह सकते हो कि 90 लाख POS मशीन भी बना है। POS मशीन मतलब जहाँ पे आप स्वैप कर सकते हो। UPI से पहले तो POS मशीन ही बहुत चलता था, अभी तो UPI सब चीज़ को रिप्लेस कर दिया। तो ये सब एक एग्जाम्पल है कि सरकार के कुछ फैसला की वजह से कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। और उसके बाद देखो, UPI जैसे ही सिस्टम, अच्छा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आपका अकाउंट है, UPI आप खोल लो, तो घर घर जो गांव में लोग रहते हैं वो भी UPI का लाभ उठा रहे हैं, बहुत ही बेनिफिट। बात समझ गए ना? आगे देखो स्टूडेंट, तो चलो बैंक अकाउंट एक डायमेंशन है, चलो बैंक अकाउंट एक डायमेंशन है कि चलो, मगर बैंक अकाउंट इज नॉट सफिशिएंट। पहला स्टेप है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, मगर और भी तो होना चाहिए। क्रेडिट ठीक से बैंक से पहुंचना चाहिए, लोगों के जो नीडी वन है उसको पहुंचना चाहिए, ताकि वो पैसा ले और सही जगह पे इन्वेस्ट करे, बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे कि तुम देख सकते हो कि डिमांड फॉर क्रेडिट वो बढ़ा है कुछ साल में। जैसे 2021 और 22 को कंबाइन करो तो 66 मिलियन कस्टमर ऐड हुए हैं, ठीक है, जिसको चाहिए, नया ऐड हुए हैं कि जिसको पैसा चाहिए। बट कहाँ पे ऐड हुए हैं? रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में। उसमें से अधिकतर क्या है, 67% रूरल और सेमी एरिया से लोग आते हैं। मगर उसके बावजूद भी यानी कि 66 मिलियन कस्टमर ऐड हुए हैं व्यवस्था से। 66 मिलियन समझते हो ना, बहुत ज़्यादा, ये 6.6 करोड़ हो जाएगा, 6.6 करोड़। उसके बावजूद भी यदि तुम क्रेडिट एबिलिटी पे बात करोगे तो बहुत कम है अभी भी यदि ओवरऑल कहा जाए तो MSME को बहुत कम पैसा मिल रहा है। यानी कि 21-22 में लोग बहुत जुड़े, अकाउंट बनाया, दुनिया भर का चीज़, स्पेशली सेमी अर्बन एरियाज़, ये सब में बहुत सारे लोग जुड़े बैंक अकाउंट से। मगर जहाँ तक सवाल है क्रेडिट मिलने का, बैंक से पैसा मिलने का, लोन मिलने का, वो बहुत कम है, चाहे वो फार्मर्स को हो या फिर MSME का हो। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें बहुत सुंदर दिया गया है कि एक रिपोर्ट के हिसाब से पता चलेगा कि MSME का जो क्रेडिट पेनिट्रेशन, यानी कि जो MSME है
तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से उसको मात्र 14% मिला है। देखो रिटेल क्रेडिट पेनिट्रेशन मात्र 11% मिला है, एंड क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन भारत में मात्र 4% है। तो भले ही 21 और 22 में लोग जुड़े हों बैंक से, मगर जब सवाल आता है क्रेडिट का, लोन देने का, कि बैंक से कितना लोगों के बीच में पहुँचा है, तो बहुत कम है। एमएसएमई देखो मात्र 14% है, रिटेल क्रेडिट पेनिट्रेशन मात्र 11% है, क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन मात्र 4% है। तो ये समझ सकते हो, इसका मतलब प्रॉब्लम है। यानी कि पहला स्टेप जो ही नहीं है कि वो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे, केवल बैंक अकाउंट खोलना ही पर्याप्त नहीं है, कैसे बैंक क्रेडिट लोग के बीच में पहुँचे ये होना चाहिए, और इसी के लिए आरबीआई ने ये अनवील किया है, ये वाला। तो मेजर रीजन देखो क्या इतना बड़ा गैप क्यों रह गया। एक तो हाई रिस्क प्रोफाइल ऑफ बोरोवर्स, जो बोरोवर्स है हो सकता है वो पहले एनपीएस लिया हो सकता है वो कोलेटरल भी ठीक से नहीं दिखा रहा हो सकता है जो कोलेटरल दिखा रहा हो वो पर्याप्त नहीं है जितना उसको लोन देना हो। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि हाई रिस्क प्रोफाइल है बोरोवर्स का। दूसरी बात तो वही कि डेटा नहीं दे पा रहा है, ठीक से कोलेटरल नहीं दिखा पा रहा है, या तो फिर कई तो ऐसे हैं कि कोलेटरल भी नहीं है दिखाने के लिए। जैसे मान लो कि किसी किसान को जो टेनेंट फार्मर्स है उसको लोन चाहिए, कौन देगा उसको लोन? वो तो टेनेंट फार्मर्स है, वो तो किसी दूसरे की ज़मीन लेके वो काम कर रहा है, उसको कोई नहीं देगा, उसके पास कोलेटरल है भी नहीं, तो दिक्कत तो है, समझे। दूसरी बात है हाई कॉस्ट ऑफ सर्विस, यानी कि रूरल एरियाज़ में बैंक ने पैसा दिया और फिर वो बैंक पैसा वसूलने के लिए भी बहुत पैसा लगता है बैंक को। और जानो ना कागज पत्तर दुनिया भर का ऑफिशियल को रखना, बैंक का भी तो बहुत खर्च होता है क्रेडिट देने में, लोन देने में। और रूरल एरियाज़ में बैंक का पेनिट्रेशन, घर घर जाना, ये देखना, एसेस करना, लोग पैसा भी ले लेता, भाग भी जाता है, एनपीएस का भी प्रॉब्लम होता है। तो बैंक को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेंटेनेंस कॉस्ट करना पड़ता है। ये 4 रीजन है जिसके वजह से डिमांड और सप्लाई में तुमको गैप नजर आएगा। समझ गए ना स्टूडेंट? यहाँ पे देखो तो यहीं पे यूएलआई का ज़रूरत है। जब इतना बड़ा गैप है और इतना एक्सपेक्टेशन है और इतना प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट भी बना है, तो उसका लाभ कैसे उठाया जाए, उसी के लिए देखो जब 50 आरबीआई का जब 90 कह सकते हो @90 यानी कि 90 साल जब हुआ, तो कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के विषय पे। तो इन्होंने कहा आरबीआई गवर्नर ने कि ये जो जाम है जनधन, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार, ये जनधन और आधार मोबाइल, जाम जानते हो ना, तीनों का कम्बिनेशन, इसके वजह से रेगुलेशन आया कि नहीं आया? यूपीआई और यूएलआई, अभी ये तीनों ही बहुत कुछ भारत के जर्नी में वो करने जा रहा है, कंट्रीब्यूट करने जा रहा है डिजिटल जर्नी में। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है कि यूपीआई ह्यूज सक्सेस। अब आरबीआई चाहता है कि वो नेशन वाइड लॉन्च करे, हाँ, ताकि फ्रिक्शनलेस क्रेडिट सिस्टम डेवलप हो सके भारत में। क्योंकि अभी आप बैंक में जाते हो तो आपको कोलेटरल दिखाना पड़ता है, दुनिया भर के कागज़ दिखाना पड़ता है, अभी देख लेगा वो भी बहुत बाद में आपको लोन देगा, तब तक बहुत लेट हो जाता है, समझे। नंबर 1, कैसे एग्रीकल्चर, कैसे फार्मर्स को, कैसे एमएसएमई बोरोवर्स को पैसा पहुँचाया जाए, उसी के लिए बनाया गया ये। और तुम यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ये आरबीआई का जो हब है उसने ना खोला है, ये पिछले साल ही खोला था 2023 में। और यही प्लेटफॉर्म के द्वारा, इसी प्लेटफॉर्म से पैसा दिया जाएगा, इसी प्लेटफॉर्म से यूएलआई को जोड़ा जाएगा। समझ गए ना? देखो यहाँ पे आगे देखो, हाउ डज द प्रपोज यूएलआई बेनिफिट द लेंडर्स एंड द बोरोवर। देखो ये एपीआई मॉडल है, यानी कि कह सकते हो प्लग एंड ये तुम्हारा, हम इसमें क्या है कि देखो सभी, चाहे लेंडर्स हो, बोरोवर्स हो, एग्रीगेटर हो, सभी जुड़े रहेंगे। जैसे मान लो कि चलो ठीक है, टेनेंट फार्मर्स है, उसके पास अपना कोलेटरल नहीं है, कोई बात नहीं, उसका जो ट्रांजैक्शन हुआ, कितना सीड खरीदा, वो सब तो डेटा हो ही सकता है उसके परमिशन से। आप बहुत सारा बैंक भी जुड़े रहेंगे, एपीआई समझे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो उसमें देखेगा उसका सब रिस्क डेटा सब आ जाएगा कि देखो इसने इतना 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 व्यापार किया, इतना एमएसएमई इतना खर्च किया, इतना रिलायंस कंपनी को दिया, इतना इसका बना, सभी कागज रहेंगे वहाँ पे, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा वो चेक करके पैसा देना, ना बल्कि वो बार बार डॉक्यूमेंटेशन के लिए दौड़ा है उसको। तो वही वहाँ पे लिखा है कि यूएलआई जो है ना, वो लेंडर्स को, बैंक को कम से कम फैसिलिटी देगा कि वो कम से कम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा वो ठीक से एसेस कर सके। बात समझे ना, एक ही प्लेटफॉर्म पे। हाँ देखो, पहले का ट्रेडिशनल स्टाइल क्या था कि आप देखते थे इनकम स्टेटमेंट क्या है, उसका फिर चेक होगा, है ना, जैसे फिजिकल एसेट, ओनरशिप, लैंड रिकॉर्ड्स, ये दुनिया भर का, ये सब चीज़ उसी में जोड़ दिया जाएगा। हर एक चीज़ तुम्हारा डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही जोड़ दिया है, ताकि ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि बिना चेहरा देखे हुए भी आप पैसा दे सकते हो, उसका सब रिकॉर्ड होगा वहाँ पे, जेन्युइन रिकॉर्ड्स हो गए। तो यूएलआई जो यूएलआई आर्किटेक्चर है उसका वही स्टैंडर्ड
कॉमन और स्टैंडर्ड एपीआईज होंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होगा। वही तुम्हारा प्लग एंड प्ले अप्रोच है। प्लग एंड प्ले अप्रोच का मतलब क्या है, जिसको जो लोन देना है वो दे देगा अपना, क्योंकि सभी डेटा अवेलेबल है। जैसे मान लो कि एक ने अप्लाई किया कि हमको लोन चाहिए, तो उसका डेटा सभी रिलेटेड होगा कि हमने कितना फर्टिलाइजर खरीदा, कितना सीड खरीदा। दूसरी बात है कि मान लो कि एमएसएमई का ही बहुत बड़ा समस्या होता है कोलेट्रल का, उसके पास कोलेट्रल ही नहीं है। तो इस हिसाब से एमएसएमई को नहीं मिलेगा तो रोजगार ही क्रिएट नहीं होगा। और जानते हो कि भारत के इकोनॉमी में एमएसएमई का कितना बड़ा रोल है। तो उसका भी टोटल डेटा होगा कि कितना इन्वेंट्रीज है उसके कंपनी में, बाहर से कितना ऑर्डर आया है, उसने दूसरे कंपनी को कितना ऑर्डर दिया है, ये सभी चीज़ वहाँ पे डेटा रहेगा, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। समझ, दिस रिड्यूसेस द कम्प्लेक्सिटी, यानी कि बार बार पेपर वगैरह वर्क नहीं करना पड़ेगा, आसानी से काम हो जाएगा। तो जस्ट लाइक जनधन, आधार एंड मोबाइल, UPI, ULI is going to become the latest addition to India's DPI journey। तो जिस तरह प्रधानमंत्री जनधन योजना ने किया है, हाँ, जिस तरह UPI ने किया है, इसी तरह का उम्मीद लगाया जा रहा है ULI से भी। दैट्स इट, कंप्लीटेड।